हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ का 12th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 72 टॉपिक हम प्रीवियस 11 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, देन हम जानेंगे आर्किटेक्ट रिपोर्ट कार्ड 2022 के बारे में, यूनेस्को कन्वेंशन ऑफ 1970 किससे संबंधित है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे यूथ कोलैब किससे संबंधित है। इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका पब्लिक अकाउंट कमेटी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1921 में और इसको फर्स्ट मेंशन किया गया था मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसको हर वर्ष इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसके जो चेयरमैन हैं कमेटी के वे अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इंट्रोड्यूस की गई थी 1921 के अंतर्गत, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है और उसको फर्स्ट मेंशन किया गया था मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स यानी कि 1919 में जो अधिनियम आया था उसके अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नहीं बल्कि जो लोकसभा के जो बिजनेस के जो रूल हैं उसके रूल 308 के अंतर्गत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसकी जो कमेटी है ये अपॉइंट की जाती है, का चेयरमैन है वह अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये अपॉइंट किया जाता है चेयरमैन लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी अभी चर्चा में क्यों रही। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा फिस्कल प्रूडेंस पर जोर देते हुए। अगर हम बात करें फिस्कल प्रूडेंस की तो एक तरीके से ये राजकोषीय विवेक के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो आपकी जो मौद्रिक परंपरा चली आ रही है उसको ही आगे सुचारू रूप से चलाए रखना एक तरीके से फिस्कल प्रूडेंस कहलाता है। अगर हम बात करें पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की तो एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसको डेवलप किया गया है, साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इसके अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो एक तरीके से जो फंड रिलीज किया जाता है किसी भी स्कीम्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस फंड को ट्रैक करना, साथ ही साथ उसकी रियल टाइम में जो भी इसका हर लेवल पर जो भी उसका खर्चा हो रहा है उसकी रिपोर्ट करना रियल टाइम बेसिस पे। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत उसके जो कवर है उसमें जो डायरेक्ट पेमेंट है बेनिफिशरीज के लिए जो दिया जा रहा है स्कीम्स के अंतर्गत उसको भी कवर करने का इसमें स्कोप रखा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीएससी ने इससे संबंधित क्या इश्यूज बताए हैं उनके बारे में देखें तो जो पीएफएमएस है इसको एक तरीके से कैजुअल अप्रोच की तरह इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके लिए कोई भी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस इसके अंतर्गत नहीं अपनाई गई। साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित इसमें प्रॉब्लम है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी है और इसमें जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर के अंतर्गत जो स्कीम्स हैं उसका जो फुल कवरेज होना चाहिए उसका एब्सेंट इसमें दिखाई देता है। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ सिफारिशें भी की हैं पीएससी के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा है कि साइंटिफिक मेथड अपनाया जाए जो बजटिंग का और जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का, साथ ही साथ मेंटेन किया जाए फिस्कल प्रूडेंस को। इसमें जो फिजिकल और टेक्निकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको बैकअप अरेंजमेंट के साथ उसको असेस किया जाए और इसमें जो आपकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं या पेमेंट ट्रांसफर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसको फिक्स टाइमलाइन के अंतर्गत उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ उसको तीव्र तरीके से समावेशित किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएससी के बारे में तो पब्लिक अकाउंट कमेटी इंट्रोड्यूस की गई थी 1921 में और इसको फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत, जिसको हम मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसको हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर द रूल है जो कि बिजनेस ऑफ लोकसभा के अंतर्गत जो रूल नंबर 308 है उसके अंतर्गत।
इसका जो चेयरमैन है कमेटी का अपॉइंट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो कमेटी है ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, बल्कि इसका जो नेचर है वह एडवाइजरी नेचर है। और इसके अंतर्गत लगभग अभी 22 मेंबर्स इसके अंतर्गत होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर आपके लोकसभा से आते हैं और 7 मेंबर इसके अंतर्गत राज्यसभा से आते हैं। लोकसभा के जो मेंबर हैं उनको जो लोकसभा स्पीकर हैं अपॉइंट करते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इनकी जो टर्म होती है केवल 1 ईयर के लिए ही इनकी टर्म होती है। इसके अलावा अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो जो भी फंड किसी भी स्कीम के लिए रिलीज किया जाता है तो उस फंड का मितव्ययी तरीके से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, इससे संबंधित वह एडवाइजरी इसमें रिकमेंडेशंस देती है। इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई भी अगर मिनिस्टर है तो वह इसका मेंबर नहीं बन सकता। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पब्लिक अकाउंट कमेटी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्किटेक्ट रिपोर्ट कार्ड 2022 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि आर्किटेक्ट रिपोर्ट कार्ड है, इसको रिलीज किया गया था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो रिपोर्ट है हर साल इसको रिलीज किया जाता है 2006 से। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आर्किटिक है ये लगातार गर्म हो रहा है और ये दुगनी रफ्तार से गर्म हो रहा है रेस्ट ऑफ द ग्लोब से। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो आर्किटेक्ट रिपोर्ट कार्ड है इसको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको जो रिलीज किया गया है नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, यानी कि NOAA के द्वारा। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो रिपोर्ट है इसको एनुअली बेसिस पर इसको रिलीज किया जा रहा है 2006 से, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि आर्किटिक है वह लगातार गर्म हो रहा है दुगनी रफ्तार से रेस्ट ऑफ द ग्लोब, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो आर्किटिक रिपोर्ट कार्ड है इसको रिलीज किया गया है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, और इसको हर साल इसको 2006 से इसको रिलीज किया जा रहा है। ये एक तरीके से आपकी जो आर्किटिक के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका जो एक तरीके से रिव्यू करने का काम करता है और उससे संबंधित एनवायरनमेंट को अप टू डेट रखता है। इसके अलावा अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो आर्किटिक जो रीजन है वह लगातार दुगनी रफ्तार से ये गर्म हो रहा है रेस्ट ऑफ द ग्लोब, और इसमें जो 2022 की अगर हम बात करें तो जो सी की जो आइस है वह लगातार इसमें जो एवरेज से कम हुई है, और इस पे जो प्रभाव है जो एल्बिडो का वह लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण से यहाँ की जो आइस है वह लगातार मेल्ट हो रही है। अगर हम बात करें एल्बिडो की तो प्रकाश के जो हीट आती है उसके परावर्तन की जो क्षमता होती है वह आपकी एल्बिडो कहलाती है, और अगर वो चिकनी सतह होगी यानी कि वो बर्फ होगी तो वह अधिक से अधिक उसकी वो प्रकाश को परावर्तित करेगी, जिसके कारण से जो हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इसकी जो आइस है आइस कैप से उसकी अगर पिघलती है तो जो हीट है वह ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगी, जिससे उसका जो प्रभाव है वह आइस को और ज़्यादा पिघलाएगा। तो इस तरीके से एल्बिडो इसमें एक कम हो जाता है, तो जिसके कारण से उस जो आइस है जो इसके अंतर्गत जो वाटर है वह और ज़्यादा हीट उसके अंतर्गत एब्जॉर्ब करने लगता है। इसके अलावा जो मीन सी जो टेम्परेचर है सरफेस का जो टेम्परेचर है लगातार वह वार्म हो रहा है, जो कि जो फाइटोप्लैंक्टन का जो प्रोडक्शन है वह ऑर्गेनिक मैटर है वह लगातार ओशन के अंतर्गत बढ़ रहा है। इसके अलावा जो परसिस्टेंट जो समर जो आइस जो है वह के कारण जो कूलर सरफेस होती है उसके कारण जो चुकची सी के अंतर्गत ये नॉर्थ विंड हमें समर में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो मैरीटाइम जो शिफ्ट और ट्रैफिक है आर्कटिक में वह लगातार बढ़ रहा है, और जो प्रेसिपिटेशन है लगातार इसमें बढ़ती जा रही है 1950 से। साथ ही साथ जो टुंड्रा की जो ग्रीननेस है यहाँ पर एक तरीके से वाइल्ड फायर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए ये इसमें वेरिएबिलिटी आ सकती है, उसके लिए वह जिम्मेदार हो सकती है। इसके अलावा सिग्निफिकेंस की बात करें आर्कटिक रीजन की तो एक एरिया है जिसमें जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक और जियो इकोलॉजिकल इंटरेस्ट हैं कंट्रीज़ के। साथ ही साथ ये क्लाइमेट चेंज इसमें जो मेल्टिंग ऑफ आइस है वह एक तरीके से इसके कारण वो ये जो एरिया है वह एक तरीके से जो आपका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो कि ऑयल गैस रिजर्व जो यहाँ पर हैं मेटल्स हैं मिनरल्स हैं तो उसके लिए वल्नरेबल हो जाता है। साथ ही साथ
जो नॉर्थन जो सी रूट है उसके ओपन होने से उसकी जो पॉसिबिलिटी के कारण ये एक तरीके से न्यू ट्रेड रूट बन सकता है और ये एक जो ओशन करंट है वह उसको सर्कुलेट करने के लिए ये मदद कर सकता है। इसके अलावा ये कैरेक्टराइज किया जाता है एज अ वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज बैरोमीटर के रूप में, जिसकी जांच करके हम पूरे एक तरीके से वर्ल्ड के क्लाइमेट को जो चेंज आ रहे हैं उसकी जांच इसके अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंडिया और आर्कटिक ओशन के बैकग्राउंड के बारे में, तो इंडिया का एंगेजमेंट जो आर्कटिक ये आपका सॉइल वेट ट्रिटी जब 1920 में हुई उससे एंगेजमेंट शुरू हुआ। इस सॉइल वेट ट्रिटी के अंतर्गत ये पेरिस में हुई और ये आपके जो नॉर्वे और यूएस, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, जापान, नीदरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड और जो ब्रिटिश ओवरसीज जो डोमिनियंस थे जिसमें हमारा भारत भी शामिल था, तो वह भी इसके अंतर्गत सॉइल वेट ट्रिटी के अंतर्गत शामिल हुआ। अगर हम बात करें स्पिट्सबर्गन एक लार्जेस्ट आइलैंड है स्वेलबर्ड जो आर्किपेलागो है उसके अंतर्गत, जो कि पार्ट है नॉर्वे का इन द आर्कटिक ओशन। और जो स्पिट्सबर्ग है ये ओनली परमानेंट इनहेबिटेड पार्ट है स्वेलबर्ड का। इसकी जो मोर देन 50% ऑफ द जो लैंड है वह कवर होती है आइस से और इसमें जो ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन हैं, फिजॉर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इसकी लैंडस्केप को डिफाइन करते हैं। तब से ही इंडिया इस पर क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा है जो डेवलपमेंट ऑफ जो आर्कटिक रीजन के, तो ये उसमें लगातार सहयोगी रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंडिया ने इनिशिएट किया था अपना आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम 2007 से, जो कि यहाँ फोकस करता है वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है आर्कटिक रीजन का उस पर, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि वे जो स्टडी कर सके वहाँ के जो टेली कनेक्शंस हैं बिटवीन द जो आर्कटिक क्लाइमेट के और इंडियन मानसून को भी किस तरीके से प्रभावित करता है उसके बारे में, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट डाटा और जो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उसके बारे में भी यहाँ पर ये रिसर्च करता है। इसके अलावा वहाँ जो आर्कटिक ग्लेशियर्स से संबंधित जो फ्लोरा एंड फोना है उन पर भी ये रिसर्च एंड उससे संबंधित जो फाइंडिंग्स हैं उनको ये करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्कटिक की, तो आर्कटिक एक पोलर रीजन है जो कि लोकेटेड है नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ पे, और ये इसके अंतर्गत जो आर्कटिक रीजन है ये सीजनली आपको स्नो और आइस कवर्स में दिखाई देगी और ये जो कंसिस्ट करता है आर्कटिक ओशन का पार्ट जिसमें एडजेसेंट सी भी है, और जो पार्ट्स हैं इसके में अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि अलास्का जो वाला जो पार्ट है वह यूनाइटेड स्टेट्स का जो पार्ट है वह इसके अंतर्गत आता है, कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और जो आपका आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया और स्वीडन इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसको अगर हम मैप पे देखें तो ये रशिया, ये फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ये आपका ग्रीनलैंड का जो डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड का पार्ट है और जो आपका ये कनाडा, साथ ही जो पार्ट है अलास्का यूएसए का वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनेस्को कन्वेंशन 1970 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो यूनेस्को 1970 जो कन्वेंशन है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये इस तरीके के मेजर्स लेता है कि जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है कल्चरल प्रॉपर्टी की, जो आपकी जो सांस्कृतिक संपत्ति है उसकी जो अवैध रूप से ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकना और उसको प्रतिबंधित करने का ये प्रयास करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इसका जो रिटर्न और जो उसका बरामदगी करना उसकी या बहाली करना एक तरीके से इसका सेंट्रल पॉइंट है इस यूनेस्को कन्वेंशंस का। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये फोर्स में आई 1972 में और इसको रेटिफाइड किया गया है 143 स्टेट्स के द्वारा एक्सक्लूडिंग इंडिया। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो यूनेस्को ने 1970 का जो कन्वेंशन है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि मेजर्स लेता है जो इलिसिट ट्रैफिकिंग होती है आपकी कल्चरल प्रॉपर्टीज़ की, तो उसको रोकने उसको प्रतिबंधित करने का यह प्रयास करता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है इसका जो मेन जो सेंट्रल पॉइंट है वह यह है कि जो आपका जो कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न किया जाए, उसको बहाल किया जाए, तो उसके लिए ये प्रयास करता है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये फोर्स में आया 1972 में और उसको रेटिफाइड किया गया है 143 स्टेट्स के द्वारा, लेकिन इंडिया भी इसके अंतर्गत शामिल है, तो इंक्लूडिंग इंडिया ये इन्होंने रेटिफाइड किया है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A, 1 and 2 ओनली।
चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो कन्वेंशन ऑफ द जो मीन्स प्रोविजन प्रिवेंटिंग ऑफ इलिसिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, तो ये आपकी जो यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के रूप में जाना जाता है। जो तमिलनाडु पुलिस ने यहाँ पे जो ऑक्शन हो रहा था नटराज आइडल का, तो उसको स्टॉप कराया इन द फ्रांस, और इससे इंसिस्ट किया गया है क्योंकि इंडिया भी इसकी पार्टी है यूनेस्को कन्वेंशन 1970 की। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस जो नटराज की जो आइडल है, जो मूर्ति है, उसको वापस लौटाया जाए। इसकी अगर हम बात करें तो एक तरीके से ये ट्रिटी है जो कि मेजर्स लेती है जो इलिसिट अवैध रूप से ट्रैफिकिंग होती है सांस्कृतिक संपत्ति की, तो उसको प्रतिबंधित करना, उसको रोकने का ये प्रयास करती है। इसके अंतर्गत जो मेन जो पॉइंट है कि उसको वापस किया जाए उस कंट्री को जिसकी वह सांस्कृतिक संपत्ति है। इसके अलावा इसमें जो फोर्स में आई जो 1972 में उसको रेटिफाइड किया गया है 143 राज्य कंट्री के द्वारा, और इसमें जो इंडिया भी इसमें शामिल है। जो कन्वेंशन है ये सप्लीमेंट है जो कन्वेंशन ऑन स्टोलन जो इलीगली एक्सपोर्टेड कल्चरल ऑब्जेक्ट था 1995 का, तो उसका एक सप्लीमेंट इस कन्वेंशन को माना जाता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो नटराज आइडल के बारे में जिसको लौटाया जा रहा है पेरिस के द्वारा, तो इसमें जो नटराज को एक तरीके से लॉर्ड ऑफ डांस के रूप में जाना जाता है, जिसमें नाट और राज यानी कि लॉर्ड ऑफ द डांस, इसमें जो हिंदू जो गॉड शिवा हैं उनको इस तरीके से, जिनको एक तरीके से पूरे कॉस्मिक का डांसर माना जाता है, इसके रूप में मेटल और स्टोन के रूप में इसमें प्रेजेंट किया गया है। और कई सारे सेवाइट टेम्पल्स में हमें ये देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली इन द साउथ इंडिया। इसके अलावा ये जो इम्पोर्टेड पीस है जो चोला कल्चर की हम बात करते हैं तो उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अगर हम मूर्ति की बात करें तो ये इस तरीके की ये मूर्ति दिखती है। अगर हम बात करें इसमें एक एक फीचर्स की, तो ये जो अपर जो राइट हैंड है वह उसके अंतर्गत जो ड्रमरू पकड़े हुए हैं, जो ड्रम पकड़े हुए हैं, एक तरीके से ये सिग्निफाई करता है क्रिएशन ऑफ द साउंड का, मतलब संगीत के सृजन को ये सिग्निफाई करता है। और ये सारे जो जितने भी आपके क्रिएशंस हैं वह जो ग्रेट साउंड के वह डमरू से ही निकले हैं। इसके अलावा ऊपर का जो लेफ्ट हैंड है वह एक तरीके से अटर्नल फायर यानी कि जो शाश्वत जो अग्नि है उसको धारण किए हुए है, जो कि एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश को। और किसी भी आपको आप क्रिएट करना है सृजन के लिए, ये जरूरी होता है कि पहले उसका विनाश किया जाए। ये हमने बात की ऊपर के दोनों लेफ्ट और राइट हैंड के बारे में। और अब जो हम बात करें लोअर के जो राइट हैंड के बारे में, तो ये एक तरीके से अभय मुद्रा में दिखाया गया है, और जो कि सिग्निफाई करता है डिवोटी के प्रति कि वह उसको किसी भी तरीके से डरना नहीं चाहिए। साथ ही अगर हम लोअर लेफ्ट हैंड की बात करें तो ये आपका पॉइंट आउट करते हुए देखने को मिलेगा, जो नीचे इनका जो फुट है वह ऊपर की तरफ जो उठा हुआ है, और ये जो हैंड है जो लेफ्ट हैंड है उस पैर की तरफ इशारा करते हुए ये एक तरीके से ये सिग्निफाई करता है कि ये ही मोक्ष का मार्ग है। तो दिस इंडिकेट्स द पाथ ऑफ द साल्वेशन। इसके अलावा जो शिवा की जो पूरी मूर्ति है वह एक तरीके से डांस कर रही है, और ये आपको एक बौनी मूर्ति के रूप में दिखाई देगी। तो इसका जो बौनापन है जो मूर्ति का, वह एक तरीके से सिंबलाइज करता है इग्नोरेंस को, और जो ईगो है, जो व्यक्तिगत स्तर पर जो ईगो होता है और जो अज्ञानता होती है उसको ये सिग्निफाई करता है। इसके अलावा शिवा इसके अंतर्गत जो सोर्स हैं सारे मूवमेंट्स के, सारे जो आंदोलनों के विथ इन द कॉस्मोस, पूरी पृथ्वी के अंतर्गत, और ये जो जिसके अंतर्गत ये आपको एक जो यूनिवर्स के अंतर्गत जितने भी आपके नृत्य हैं, जो नृत्य ये कर रहे हैं, वह नृत्य और जो आंख की लपटें इसके अंतर्गत दर्शाई गई हैं वह प्रलय के दिन को उसमें संदर्भित करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनमें जो लॉक्स की अगर हम बात करें तो जो शिवा है, ये जो ऊपर हमको जटाएं देखने को मिलेंगी तो वह रिवर गंगा के फ्लो को बताते हैं। और जो इनने ऑर्नामेंट जो आभूषण पहने हुए हैं, एक ईयर में जो शिवा है वह मेल ईयरिंग पहने हुए हैं, और जो अदर जो ईयर में ये एक फीमेल ईयरिंग पहने हुए हैं। तो ये एक तरीके से उनके अर्धनारीश्वर अवतार को बताता है। इसके अलावा एक सांप इनके जो आर्म पर लटका हुआ है, पूरी तरीके से उसमें बंधा हुआ है, तो ये एक तरीके से सिंबलाइज करता है कुंडलिनी शक्ति को, जो कि एक तरीके से ह्यूमन स्पाइन के अंतर्गत एक डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, सुसुप्त अवस्था में रहती है, और यदि इसको जगा लिया जाए तो वह एक तरीके से चेतना के स्तर तक वह व्यक्ति पहुंच सकता है।
इसके अलावा नटराज की अगर हम बात करें तो ये इसमें एक आपको चारों तरफ एक निम्बस लाइट देखने को मिलेगी जो कि एक सिंबलाइज करती है कि ये एक समय के विशाल और अंतहीन चक्र को ये संकेतित करती है कि समय अंतहीन है। तो अगर हम इसकी मूर्ति के बारे में बात करें तो ये आपका राइट हैंड देखने को मिलेगा जिसमें ये आपको डमरू ये और आपका ये अग्नि का जो हमने शाश्वत अग्नि की बात की थी, साथ ही साथ ये जो हैंड है ये पैर की तरफ डायरेक्शन करता हुआ जो कि मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बात करता है। इसके अलावा ये पूरी आपके चारों तरफ एक फायर देखने को मिलती है जो कि समय के अंतहीन समय को बताती है। इसके अलावा इनकी जो जटाएं हैं वे एक तरीके से गंगा के रिवर के फ्लो को बताती हैं और इनके इस बाजू पर आपको सांप लिपटा हुआ देखने को मिलेगा जो कि कुंडलिनी शक्ति को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यूनेस्को कन्वेंशन 1970 के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक फंक्शनल कमीशन है यानी कि कार्यात्मक निकाय है जो कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यानी कि यूएन इकोसॉक के अंतर्गत आता है और ये एक वन ऑफ द मेन जो इकोसॉक है वे वन ऑफ द मेन यूएन ऑर्गन बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इसके अलावा जो कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है ये एक वन ऑफ द कमीशन है यूनाइटेड नेशन का और जो लिमिट करता है पार्टिसिपेशन जो राज्यों का ही, केवल राष्ट्र ही इसके पार्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव ऑफ द मैंडेट इसके अंतर्गत होने के कारण। इसके अलावा जो कमीशन है ये कंसिस्ट करता है 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द जो 45 मेंबर स्टेट्स इसके अंतर्गत हैं इलेक्टेड हैं इकोसॉक के अंतर्गत, तो उसको इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनको इसके अंतर्गत चुना जाता है 45 मेंबर्स को। तो ये इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक फंक्शनल कमीशन है जो कि यूएन इकोसॉक का पार्ट है और जो यूएन इकोसॉक है वह यूनाइटेड नेशन का जो मेन यूएन ऑर्गन बॉडी है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन है, ये एक कमीशन है जो कि लिमिट करता है पार्टिसिपेशन केवल स्टेट्स का। तो ये इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत अन्य एनजीओ वगैरह भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये कमीशन है ये एक 1 रिप्रेजेंटेटिव रखता है जो ईच ऑफ द 45 मेंबर स्टेट से और इसमें उनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसमें चूज किया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। ईरान को एक्सपेल कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन पर से, क्योंकि ये तो इस यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से इसको एक्सपेल कर दिया गया है जो कि पार्ट है यूएन इकोसॉक का। और इसके में ये महत्वपूर्ण रहा कि इंडिया ने इसमें एब्सटेन किया, तो इंडिया ने इसमें वोट नहीं दिया, उससे एब्सटेन कर गया। अगर हम बात करें कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की तो एक फंक्शनल कमीशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड काउंसिल का जो कि वन ऑफ द मेन बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इसके अंदर का जो यूएन का जो ऑर्गन है एक तरीके से आपका जेंडर इक्विटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए ये काम करता है। इसके अलावा इस कमीशन के अंतर्गत स्टेट्स के साथ साथ आपके कोई अन्य एनजीओस भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो CSW की तो ये एक 1 रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द ईच ऑफ द जो 45 मेंबर्स स्टेट्स हैं उनसे लिए जाते हैं और इसमें ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इनमें मेंबर इसमें लिए जाते हैं, जैसे कि 13 मेंबर लिए जाते हैं अफ्रीका से, 11 मेंबर एशिया से, 9 मेंबर लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट से और 8 फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप, 4 फ्रॉम द ईस्टर्न यूरोप। और इसमें जो मेंबर जो चुने जाते हैं वे 4 ईयर के टर्म के लिए चुने जाते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो मेंबर लिए जाते हैं वे लिए जाते हैं अफ्रीका से और सबसे कम कहाँ से लिए जा रहे हैं, ये लिए जा रहे हैं ईस्टर्न यूरोप से। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूथ को लैब से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये इनिशिएटिव है लॉन्च किया गया है यूएनडीपी के द्वारा, इंडिया के द्वारा, जो कि पार्टनरशिप किसके साथ कर रहा है, अटल इनोवेशन मिशन के साथ। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो पैशनेट जो यंग फाउंडर्स हैं जो कि एक तरीके से रियल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए साथ ही साथ मीनिंगफुल जो को इनोवेशंस अपॉर्चुनिटी उनको इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराई जाएंगी इस प्रोग्राम के अंतर्गत।
तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है यूएनडीपी इंडिया किसके साथ मिलकर, अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में जो कहा गया है कि जो पैशनेट जो यंग फाउंडर्स हैं, जो रियल टाइम जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन, साथ ही साथ जो मीनिंगफुल जो को इनोवेशंस अपॉर्चुनिटी हैं उसको सपोर्ट किया जाएगा इस प्रोग्राम के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। अगर हम बात करें अटल इनोवेशन मिशन और यूएनडीपी इंडिया के साथ मिलकर 5th एडिशन लॉन्च किया गया है यूथ को लैब का फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके लिए। जो यूथ को लैब की अगर बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2019 के अंतर्गत बाय द यूएनडीपी इंडिया के द्वारा, और पार्टनरशिप इसके अंतर्गत की गई थी अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा। इसमें जो नीति आयोग है इसके जो एम है कि इस्टेब्लिश किया जा सके कॉमन एजेंडा फॉर द एशिया पैसिफिक कंट्रीज के लिए, जिससे कि वे यूथ के जो एम्पावर करने से संबंधित वह इन्वेस्टमेंट इसके अंतर्गत लाया जा सके। साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके अंतर्गत जो लीडरशिप, सोशल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात की गई है वह भी इसके अंतर्गत फुलफिल करने का प्रयास है। इसके अलावा हम बात करें जो यूथ कोलैब के बारे में, तो जो 30 जो अर्ली स्टेज जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी सपोर्ट इसके अंतर्गत किया जाएगा, स्प्रिंग बोर्ड जो प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। साथ ही साथ जो बेस्ट जो इसके अंतर्गत जो ग्रांट दिए जाएंगे उसमें से चुना जाएगा, उसमें से बेस्ट को उसको ग्रांट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसमें जो को इनोवेशन जो अपॉर्चुनिटी है वह भी इनके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी इस प्रोग्राम के अंतर्गत। जो भी इसमें युवा रहेंगे वह अप्लाई कर सकते हैं 18 से 29 ईयर तक के। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यूथ कोलैब से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, जिससे कि जो डेवलपमेंट किया जा सके जो वाटर और एनवायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसकी जो थीम है समिट रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एक्विफर्स एंड रिवुलेट्स विद, और इसमें जो जोर दिया जा रहा है ये 5 पी पर इसमें जोर दिया जा रहा है, पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट पर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इवेंट है फर्स्ट टाइम इसको होस्ट किया जा रहा है फाइनेंस फोरम के द्वारा, जो कि कई सारे जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को साथ में लाता है, इन्वेस्टर्स को साथ में लाता है, जो भी रिवर रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में ये सहयोग करना चाह रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा के द्वारा, यानी कि एनएमसीजी के द्वारा, और ये एक तरीके से वाटर एंड एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये एक तरीके से प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसकी जो थीम रखी गई है रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एक्विफर्स एंड रिवुलेट्स है, तो ये इसकी थीम नहीं है बल्कि रिस्टोरेशन ऑफ जो स्मॉल वेसिन्स है वह इसकी थीम है। साथ ही साथ इसमें एम्फेसाइज किया जा रहा है जो एस्पेक्ट्स है मैपिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ 5 पीस पर, जिसमें आपके पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट आते हैं। तो ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको फर्स्ट टाइम इस तरीके से इसको होस्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत फाइनेंस फोरम्स को और कई सारे जो टोटल फाइनेंशियल जो ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वे इसके अंतर्गत बुलाए गए हैं। तो ये इस तरीके का पहले भी इस तरीके से आयोजित किया जा चुका है, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है। तो इसलिए ये भी इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर होगा डी, नन ऑफ द एबव। अगर हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो अभी 7th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट अभी ऑर्गेनाइज की जा रही है 15 से 17 दिसंबर के बीच में न्यू दिल्ली में। इसके अलावा जो समिट है ये ऑर्गेनाइज की जा रही है जो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है न्यू दिल्ली का, उसके अंतर्गत, और ये की किसके से द्वारा जा रही है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। और जो सेंटर फॉर जो गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज है सी गंगा, वह इस दोनों के साथ मिलकर इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो डेवलपिंग किए जा रहे हैं जो वाटर जो एनवायरमेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको इसके अंतर्गत उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिवर एंड वाटर बॉडीज को, तो ये डेवलप करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी जो थीम है वह यह है कि जो रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स एंड लार्ज बेसिन,
इसके अलावा ये एक तरीके से जोर दे रहा है कि जो आपके जो सिलेक्ट करने के लिए मैपिंग एंड कन्वर्जेंस पर, जिसमें 5 पीस पर काम किया जाएगा, पीपल्स, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स पे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्रीवियस एडिशन की तरह ही इसमें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल से इसमें इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं रिवर रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन प्रोग्राम में, जो भी इसमें इच्छुक हैं। साथ ही साथ इनमें जो अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, डजन ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनीज हैं, वे भी इसके अंतर्गत इन्वेस्ट इसके अंतर्गत कर सकती हैं, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इंडियन वाटर इम्पैक्ट समिट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि रिपोर्ट ये प्रिपेयर की गई है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आपकी सोशल प्रोग्रेस जो इंडेक्स है ये असेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट 3 डायमेंशंस पर, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन एंड वेलबिंग एंड लिबर्टी पर। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्पेशल सेक्शन ऑफ द जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड कराता है एनालाइज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया जो हैं उनको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग उनके बारे में कि क्या उनमें ग्रास रूट लेवल पर सोशल प्रोग्रेस है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है, जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स है ये असेस किया जा रहा है परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट का 3 डायमेंशंस पर, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग्स और लिबर्टी। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बेसिक ह्यूमन नीड्स और फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग तो है, लेकिन इसमें लिबर्टी की जगह अपॉर्चुनिटी है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्पेशल सेक्शन ऑफ द जो रिपोर्ट है ये प्रोवाइड कराती है एनालिसिस ऑफ द जो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यहाँ 112, उनके अंतर्गत जो ग्रास रूट लेवल पर क्या सोशल प्रोग्रेस है उसके बारे में एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में ये देती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों है। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर है उसने रिलीज किया है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर है ये रिलीज करती है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट के लिए, और इसने दिसंबर 2022 में इसको रिलीज किया जाएगा। साथ ही साथ जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के द्वारा, और ये जो मैंडेट किया गया है ये आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। इसके जो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट है और जो डिस्ट्रिक्ट है 3 डायमेंशंस पर इसको असेस किया जाता है, जिसमें आपकी बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग और अपॉर्चुनिटी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत जो बेसिक जो आपके ह्यूमन नीड्स हैं, जिसके अंतर्गत आपकी जो बेसिक मेडिकल केयर्स हैं, वाटर एंड सैनिटेशंस हैं, पर्सनल जो सेफ्टी शेल्टर्स हैं वे इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। साथ ही साथ आपकी जो हेल्थ एंड वेलनेस, एनवायरमेंटल कंडीशंस, बेसिक नॉलेजेस भी इसके अंतर्गत असेस किए जाते हैं सोशल रूप में। इसके अलावा जो सोशल प्रोग्रेस जो इंडेक्स है ये असेस करता है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट्स इन द ये 3 ये हम देख चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्पेशल जो सेक्शन है रिपोर्ट का, वह एनालाइज करता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया को, जो कि हमारे 112 जो डिस्ट्रिक्ट हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और ये इनको जो एक तरीके से ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देता है कि उनकी सोशल प्रोग्रेस क्या है ग्रास रूट लेवल पर। तो उसके बारे में ये हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर हैं तो वे क्या और इसमें बेहतर कर सकते हैं उनके लिए भी एक तरीके से ये इंडिकेशंस प्रोवाइड कराता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सोशल प्रोग्रेस इंडिकेटर से इंडेक्स से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।